नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड ज्योग्राफी का आज ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की जलवायु और आपदाओं के बारे में। उत्तराखंड की जो विभिन्न आपदाएं जैसे मालवा भूस्खलन, केदारनाथ आपदा, इनके बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में आपदा के कारण कौन कौन से हैं, किस प्रकार यहाँ पे आपदा आती है, और उत्तराखंड की जलवायु के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, कौन सी जलवायु यहाँ पे आती है, किस प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड में कौन से मानसून से अधिक बरसात होती है, इनके बारे में मैप के माध्यम से डिटेल्स में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आज का ये होने वाला है, और इसके डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारी जो ई बुक है उत्तराखंड भूगोल की, उत्तराखंड जियोग्राफी की कंप्लीट ई बुक है दोस्तों, जिसमें आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड की जलवायु। अब देखो, पहले जलवायु का अध्ययन करने से पहले एक चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पे एक होता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, जो मौसम होता है तो मौसम आप सुनते होंगे कि आज गर्म मौसम है, आज ठंडा मौसम है, या आपने अपने दोस्तों के साथ कई बार पूछा होगा कि यार आज का मौसम कैसा है। तो मौसम एक कम समय के अंतराल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे कहते हैं मौसम। जैसे आज ये क्या है आपका, ये है आपका मार्च। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है, मतलब ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है लगभग। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भी क्या हो रहा है, प्रत्येक दिन कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। सुबह ठंडा होता है, दोपहर में गर्म हो जाता है। तो कभी गर्म होना, कभी ठंडा होना, ये सब क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। एक कम समय के अंतराल में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है दोस्तों एक लंबे समय की। जैसे उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। अगर हम उत्तराखंड की जलवायु की बात करें तो इसको 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो जलवायु क्या होती है, एक लंबे समय के लिए, लंबे समय तक रहती है जलवायु। लेकिन इस लंबे समय में जो ग्रीष्म ऋतु होती है लगभग 4-5 महीने, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु जो होती है उस महीने में भी कभी ठंडा होता है और कभी कभी क्या होता है, कोई दिन अत्यधिक गर्म होता है। तो एक कम समय के अंतराल में जो परिवर्तन हो रहा है इसे तो मौसम कहते हैं, लेकिन एक लंबे समय, लॉन्ग पीरियड, इसे कहा जाता है जलवायु। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर कोई भी अभी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी दोस्तों आगे बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। देखो, उत्तराखंड की जो जलवायु हो, किस प्रकार की जलवायु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है। उत्तराखंड की जो जलवायु है ये है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसको दोस्तों नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, जबकि कर्क रेखा के नीचे का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। तो उस हिसाब से जो उत्तराखंड है वो कर्क रेखा के ऊपर आता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, उत्तराखंड यहां आता है। तो उत्तराखंड को वर्ल्ड जियोग्राफी के अनुसार कैसा होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए उत्तराखंड की। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों उत्तराखंड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, साथ साथ भारत की संपूर्ण जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, और साथ ही साथ भारत में गर्म कब होता है, ठंडा कब होता है, ऐसा होता क्यों है, इसको हम यहाँ पे इस मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। देखो, ये है यहाँ पे पृथ्वी, ये पृथ्वी का क्या है, गोला है, और पृथ्वी को हम एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है। अब पृथ्वी को 2 भागों में, यहाँ पे 2 गोलों में बांटा गया है, 2 गोलार्ध में बांटा गया है। गोलार्ध का मतलब गोला आधा आधा गोलार्ध। तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब मैंने आपको पिछली वीडियो, जो इससे पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार और भारत का भौगोलिक विस्तार बताया था, और उसमें क्लियर मैंने ये किया था कि जो भारत है और उत्तराखंड है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि अगर हम बात की जाए भारत की तो भारत यहां पे स्थित है, ठीक है, यहां पे
यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखो ये विषुवत रेखा थी, ये बिल्कुल भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटती है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे है मकर रेखा। अब पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है कि जो सूर्य है वो यहाँ इन क्षेत्रों में रहता है, यहां से लेकर यहां तक। अब देखो जिस समय सूर्य रहेगा मकर रेखा पे, ठीक है, यहां पे, इसका मतलब देखो भारत मकर रेखा से अधिक दूर है। तो जब सूर्य मकर रेखा पे रहेगा तो सूर्य की किरणें भारत तक कम पहुंच पाएंगी, टेढ़ी में पड़ती है। तो इसका मतलब अभी भारत में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा। यानी ये कौन सा महीना रहता है, दिसंबर के महीने, दिसंबर के महीने सूर्य रहता है यहाँ पे। और भारत में कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु रहती है दिसंबर जनवरी में, यानी भारत में रहता है ठंडा। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य यहाँ से इधर जब प्रवेश करता है और जब सूर्य कर्क रेखा पे पहुंचता है, कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, ये गुजर रही है कर्क रेखा, यानी अभी कर्क रेखा के ऊपर सूर्य है, यानी सूर्य कहाँ है, यहाँ पे है। तो जब बिल्कुल मध्य के ऊपर है भारत के सूर्य, यानी पूरे भारत में क्या होगा, अभी गर्म होगा, क्योंकि देखो बिल्कुल ठीक ऊपर है सूर्य भारत के, ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य रहता है तो संपूर्ण भारत में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ये लगभग कौन से महीने में रहता है, जून के महीने में, और जून के महीने में संपूर्ण भारत में क्या होता है, गर्मी का महीना होता है। यह आएगा आपके यहाँ पे जून। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत में ठंडा और गर्म होता है। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के सूर्य जो रहता है इन दो रेखाओं के मध्य रहता है, कभी कर्क रेखा पे तो कभी कर्क रेखा से मकर रेखा तक, फिर मकर रेखा से कर्क रेखा तक। तो जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये रहता है गर्म क्षेत्र, ठीक है। भले ही कभी इसमें यहाँ पे जब यहाँ होगा तो यहाँ थोड़ा ठंडा होगा, यहाँ होगा तो यहाँ थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो सूर्य इस मध्य रहता है तो हमेशा यहाँ पे लगभग एवरेजन औसतन क्या रहता है, गर्म रहता है। और इस जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो भी जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे कैसा जलवायु रहती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और कर्क रेखा के ऊपर जो क्षेत्र होता है ये क्या होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं। जितने आप ऊपर जाओगे उतने ये ठंडे क्षेत्र हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव ये कर्क रेखा से बिल्कुल दूर है, और दक्षिणी ध्रुव ये भी मकर रेखा से बिल्कुल दूर है। तो कर्क रेखा से जितने ऊपर जाओगे, मकर रेखा से जितने नीचे जाओगे तो उतना ज्यादा ठंडा बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो सूर्य तो यहाँ पे ना, अब सूर्य से जितने ज्यादा आप दूर जाओगे तो वहां ठंडा पड़ेगा, उसी प्रकार जितने ज्यादा दक्षिण में जाओगे उतना ज्यादा इधर नीचे ठंडा पड़ेगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र की जलवायु को कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये भी आपके आ गई शीतोष्ण कटिबंधीय। अब भारत की स्थिति देखो, भारत को हम कहते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये कर्क रेखा तो मध्य से गुजर रही है, कर्क रेखा से जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे तो होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय, बिल्कुल सही इस वर्ल्ड जियोग्राफिकल के अनुसार। लेकिन जो कर्क रेखा के उत्तर में जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पे तो कैसी जलवायु होनी चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, क्योंकि ये कर्क रेखा से क्या है, ऊपर का क्षेत्र है। लेकिन भारत में जो यहाँ पे जलवायु का कारक है, जलवायु परिवर्तन का कारक है, वो अकेले यहाँ पे ये कर्क और मकर रेखा नहीं है, अकेला सूर्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में आता है हिमालय, और ये हिमालय भी अत्यधिक प्रभाव डालता है भारत की जलवायु पर। अब हिमालय ये प्रभाव कैसे डालता है, देखो ये ऊपर क्या है, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ठंडा इलाका, और इस हिमालय ये ठंडा क्षेत्र है। अब इस ठंडे क्षेत्र से जो क्या आती है, शीत हवाएं आती है, इन्हीं शीत हवाओं के कारण यहाँ पे ठंडा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है हिमालय, अब ये हिमालय इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि ये इन शीत हवाओं को वापस नहीं आने देता है, ये शीत हवाएं हिमालय से टकराकर वापस चली जाती है, ये वापस मुड़ जाती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में शीत ऋतु ज्यादा नहीं आ पाती है,
इन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, मतलब जिस प्रकार से यहाँ ठंडा है ना, उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ठंडा नहीं है इस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में भारत के जो कर्क रेखा के ऊपर है। तो इसलिए अगर औसतन बात करें तो जो भारत की जलवायु होती है वो कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय है। और उत्तराखंड भी कहाँ है, ये कर्क रेखा के ऊपर है, तो उस प्रकार से उत्तराखंड की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए ये वाली, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये है कर्क रेखा। और उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड यहाँ पे है, तो उत्तराखंड भी कैसा होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए था। लेकिन हिमालय के कारण ये शीत हवाएं उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो इसलिए यहाँ का मौसम इतना ज्यादा ठंडा होता नहीं है। औसतन अगर बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गर्म ऋतु आती है, किस प्रकार से शीत ऋतु आती है, किस प्रकार से ये हवाएं चलती है, और क्यों यहाँ पे जो उत्तराखंड की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो दोस्तों यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप नोट कीजिए उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अभी मैं आपको वैसे ऊंचाई के आधार पर आगे बताऊंगा कि ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जलवायु को जो बांटा गया है उत्तराखंड की जलवायु को 3 भागों में, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो 3 भागों में जलवायु को बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब हम यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के बारे में पहले चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को वहां की जो आम बोली है, आम भाषा है, उसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है रूड़ी या खरसाओ। यहां तक अगर हम बात करें अपने गढ़वाल की, तो गढ़वाल में धूप को भी क्या कहा जाता है, रूड़ कहा जाता है। जो गढ़वाल में रहते होंगे प्रॉपर उनको पता होगा कि रूड़ आज अधिक है और रूड़ आज कम है, तो धूप को यहाँ पे रूड़ भी कहा जाता है। इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की आम भाषा में रूड़ी या खरसाऊ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो ग्रीष्म ऋतु है इसका प्रभाव रहता है मार्च से लेकर जून तक। देखो मार्च लग गया और मार्च में आजकल आप बाहर निकल के देखो, अगर हम देहरादून की बात करें तो वहां पे तो ज्यादा ही गर्म है, कुछ ज्यादा गर्म हो गया अभी से। और अगर हम ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे मार्च में अभी सुबह शाम हल्की हल्की ठंड रहती है, और दोपहर में हल्के अगर आप धूप में जाते हो तो लगभग 5 से 10 मिनट आप धूप में रह सकते हो, उसके बाद वहां पे भी अत्यधिक गर्मी शुरू हो जाती है। तो मार्च से लेकर यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु प्रभाव में आ जाती है और जून तक इसका प्रभाव रहता है। फिर जून के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और फिर धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु में कमी आने को देखने को मिलती है, गर्मी में कमी आने को देखने को मिलती है। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है मार्च से लेकर जून तक, और सबसे अधिक गर्म महीना कौन रहता है, जून रहता है। ये संपूर्ण भारत में सबसे अधिक गर्म महीना रहता है जून का, क्योंकि जून के महीने जो सूर्य होता है प्रॉपर कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो जब कर्क रेखा यहाँ पे और यहाँ पे सूर्य है, और भारत किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो देखो संपूर्ण भारत में क्या है, सूर्य की रोशनी प्रॉपर पड़ रही है, तो इसका मतलब जून का महीना क्या होता है, सबसे अधिक गर्म महीना होगा, क्योंकि जून के महीने कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आ जाता है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है, अगर हम भारत की स्थिति देखें यहाँ पे, ये है भारत यहाँ पे इस प्रकार से, तो उत्तराखंड अपना यहाँ पे है, हिमालय में लगभग स्थित है, और जो मैदानी क्षेत्र है ये वाले यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये मैदानी क्षेत्र है। तो इन मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा यहाँ पे उत्तराखंड में तापमान कम रहता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सूर्य कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ मतलब दूर पड़ रहा है ना कर्क रेखा से, तो यहाँ पे गर्म मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, मैंने आपको मैप में अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया है कि जो कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र है वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी वो ठंडे इलाके हैं। तो कर्क रेखा से ऊपर आप जितना भी जाओगे वहां पे हमेशा क्या होगा, इन मैदानी मतलब कर्क रेखा के जो नीचे वाले क्षेत्र है इनकी अपेक्षा यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा। तो उत्तराखंड में भी इसीलिए मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम रहता है। और हिमालय की चोटियां जो होती हैं वो सदैव यहाँ पे क्या होती है, हिमच्छादित रहती है, यानी यहाँ पे लगभग हमेशा जो अगर मैंने जो महान हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो महान हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो सदैव क्या होती है, हिमच्छादित रहती है, यानी सदैव उनमें क्या होता है, बर्फ से वो ढके रहते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया।
ग्रीष्म ऋतु में महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। अब देखो इसलिए मैंने ये मैप की जरूरत अभी यहाँ पे इसीलिए पड़ी, इसलिए मैंने ये मैप यहाँ पे लगा रखा है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा मैप से देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सब चीज आपके लिए मतलब काफी इजी तरीके से यहाँ पे मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। हर प्रॉपर चीज में आपको मैप से भी समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप उत्तर में जाओगे तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे तापमान में कमी देखने को मिलेगी। तो जो सबसे क्या यहाँ पे महान हिमालय, ये वाला वृहत हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, तो इस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है क्योंकि ये सबसे उत्तर में स्थित है और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हिमच्छादित में रहता है। हिम का मतलब बर्फ से ढका हुआ हमेशा। तो बर्फ यहाँ पे इसीलिए पड़ती है क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है ये, और ये देखो एक कर्क रेखा है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से ये क्षेत्र अत्यधिक दूर हो गया है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे तो गर्मी होती है क्योंकि ये सूर्य से लगभग नजदीकी है, और ये सूर्य से और ज्यादा दूर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ठंडा रहता है। अब यहाँ पे ऐसा कारण क्या है कि यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, इसका एक प्रमुख कारण मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में या उत्तराखंड में जो मानसून आता है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश होती है और किस प्रकार से इस क्षेत्र में बर्फ पड़ती है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि महान हिमालय क्षेत्र का तापमान सबसे कम क्यों रहता है। और उसके बाद शिवालिक क्षेत्र का तापमान लगभग 29.4 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और देहरादून का जो तापमान रहता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जो शिवालिक क्षेत्र है ये यहाँ पे ये गर्म क्षेत्र है। उत्तराखंड में अगर हम तापमान की बात करें तो कुल मिलाकर जो दक्षिणी क्षेत्र है वो गर्म क्षेत्र है, और जितने आप उत्तर की ओर जाओगे वो हमेशा ठंडे क्षेत्र मिलेंगे आपको अधिकांशतः, मतलब दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये मैंने आपको मैप के माध्यम से पहले ही समझा दिया है क्योंकि वो कर्क रेखा से जितनी ज्यादा कर्क रेखा से दूर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगा, शीत का प्रभाव पड़ेगा, ठंड का प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रीष्म ऋतु आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होगी। अब आगे बढ़ते हैं वर्षा ऋतु की ओर, और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि भारत में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है, उत्तराखंड में मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसग्याल या चौमासा भी कहते हैं। चौमास आपने गाने भी सुने होंगे, उत्तराखंड में बहुत सारे चौमासा पे बने हुए हैं। चौमासा यानी जहां पे जिस समय वर्षा अत्यधिक होते हैं, ये होते हैं, ये जो माह होता है ये लगभग आपका अगस्त सितंबर का माह होता है। तो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक विशेषकर अगस्त और सितंबर में अत्यधिक वर्षा होती है, और इसी महीने को बसग्याल और चौमासा कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो ये लगभग शुरू हो जाता है मध्य जून से लेकर और अक्टूबर तक। तो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक उत्तराखंड में कौन सी ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु रहती है। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु में दो मानसून आते हैं, ये समझने वाले हैं। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि आता है अरब सागर से। अरब सागर कहां है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी मानसून। अब मैं आपको भारत के मैप में ले चलता हूं और वहां पे समझाता हूं कि ये मानसून आते कैसे हैं। और एक और चीज आपको नोट करनी है कि राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको यहाँ पे अभी समझना है। ये है दोस्तों भारत का मैप, और इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड में मानसून आता है। ये है उत्तराखंड, यहां पे है अपना उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में दो तरह से मानसून आते हैं। एक आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर से, यहां से उत्तराखंड में आएगा मानसून। और एक आता है बंगाल के खाड़ी से, ये देखो ये समुद्र है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मानसून कहां से आता है, समुद्र से आएगा, तो ये यहां से। तो इन दो क्षेत्रों से उत्तराखंड में क्या आता है, मानसून आता है। मानसूनी हवाएं, देखो मानसूनी हवाएं वो आर्द्र हवाएं होती है। अब जो ये हवाएं आती क्यों है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। अब ये चल रहा है लगभग जून का महीना, जून का महीना, और जून के मध्य से यानी जून के आधे महीने बाद शुरू हो जाएगा वर्षा ऋतु। तो जब ये जून का महीना चल रहा है, इस समय भारत में, संपूर्ण भारत में पड़ रही है अत्यधिक गर्मी। और जब ये गर्मी पड़ती है कहीं भी, अब किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो वो ऊपर की ओर उठेगी। जैसे अगर पानी को गर्म करोगे तो पानी की जो वाष्प है ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो हवा होती है, जो हवा है संपूर्ण भारत में, यहाँ पे जब ये गर्म हो जाती है, और कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। तो ये संपूर्ण हवा भारत की अभी
ऊपर की ओर उठने लग गई है और वायुमंडल में चली गई है। तो यहाँ पे वायु का प्रेशर कम हो गया नीचे जमीनी स्तर पर। तो फिर यहाँ पे जो ये हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, ये देखती है कि यहाँ पे वायु का प्रेशर जमीन पे कम हो चुका है, जमीन के ऊपर, मतलब ये काफी ऊपर चली गई ना यहाँ की हवाएं। तो ये मानसूनी हवाएं भारत की ओर प्रवेश करने लग जाती हैं, बंगाल की खाड़ी से भी इस प्रकार। अब ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये क्या है, आर्द्र हवाएं हैं। आर्द्र हवाएं मतलब जिनमें पानी की बूंदें हैं। और जब ये जाती हैं इस ओर, तो यहाँ पे देखो जो ये हवाएं जाती है तो ये यहाँ पे राजस्थान से होकर, अब राजस्थान में एक और चीज है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी इस प्रकार से। तो जो ये अरब, जो इस ये है ना, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे समुद्र है, अरब सागर है। तो अरब सागर से जो ये हवाएं जाती है, मानसूनी हवाएं, ये यहाँ पे अरावली पर्वत इस प्रकार से होने के कारण इस अरावली पर्वत पर टकरा जाती हैं और इन क्षेत्रों में बारिश करने लग जाती हैं। कुछ कुछ ही अरब सागर की ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो कुछ मात्रा में ही उत्तराखंड पहुंच पाती है, क्योंकि अधिकांश अरावली श्रेणी इस प्रकार से होने के कारण ये राजस्थान और गुजरात में बारिश करने लग जाती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है, इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है और ये सीधे पहुंच जाती है इस प्रकार से उत्तराखंड में। और जब ये उत्तराखंड में पहुंचती है तो यहाँ पे हिमालय है, ये हिमालय है, और हिमालय से टकराकर ये क्या करने लग जाती है, यहाँ पे बारिश करने लग जाती है। अब हिमालय से कैसे टकराती है, ये आपका क्या है, हिमालय है या कोई भी पर्वत है, मैं सिर्फ हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पर्वत है। और यहां से ये मानसूनी हवाएं जब आती है इस प्रकार से, तो देखो इस पे टकरा गई, फिर ये इस प्रकार से मुड़ जाती है और यहाँ पे क्या करने लग जाती है, बारिश करने लग जाती है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है। तो उत्तराखंड की भी यही स्थिति है कि जो ये बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है ये अधिक इसलिए आता है कि इस क्षेत्र में कोई भी बाधा नहीं है, ये सीधे उत्तराखंड पहुंचती है और यहाँ पे हिमालय पे टकराकर ये उत्तराखंड में बारिश करने लग जाती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में दो मानसून आते हैं, अरब सागर वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। अरब सागर वाला मानसून उत्तराखंड में प्रॉपरली इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणियां हैं जो इसके मार्ग में बाधा डाल रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाले मानसून में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ये सीधे पहुंच जाते हैं और उत्तराखंड में बारिश करने लग जाती है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण उत्तराखंड में अधिक वर्षा होती है। किसकी अपेक्षा में, अरब सागर के मानसून की अपेक्षा। वैसे ऐसा नहीं है कि अरब सागर वाला मानसून उत्तराखंड में पहुंच नहीं पाता है, अरब सागर वाला मानसून भी मतलब एक निश्चित मात्रा में उत्तराखंड में बारिश करता है। तो दोस्तों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश होती है, ये मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहां तक हो गया था, ठीक है। राज्य में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। अब जो औसतन वार्षिक वर्षा है उत्तराखंड में वो है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। इसको आप नोट कीजिए, औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है उत्तराखंड में, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। अब राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत कैसा है, ये देखिए यहाँ पे। तो वृहत हिमालय क्षेत्र में जो कि उत्तरी क्षेत्र है वहां पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है, केवल 40 से 80 सेंटीमीटर। अब वृहत हिमालय क्षेत्र में वर्षा इतनी कम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो ये अरब सागर का मानसून जब आ रहा है और ये आपका कहां का, ये यहाँ पे क्या है, पूरा ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये क्या है यहाँ पे हिमालय में यहाँ पे लिख के आपको दे रहा हूं, अच्छी तरीके से आपको समझना है। और ये आपका कहां का मानसून आ रहा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो ये देखो यहाँ पे जब अरब सागर का मानसून आ गया है तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है। अब ये क्षेत्र जो आपका किसके अंदर आता है, महान हिमालय क्षेत्र या वृहत हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक ठंडा होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब देखो ये तो हिमालय है ना, तो यहाँ पे टकराकर यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और जो आर्द्र हवाएं इस क्षेत्र में पहुंचती है तो इस क्षेत्र में वो जम जाने के कारण यहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पे बारिश कम होती है बल्कि बर्फ अधिक पड़ती है, समझ गए आप। तो बारिश किस क्षेत्र में अधिक पड़ती है, जो आपके दक्षिणी क्षेत्र है, क्योंकि गर्म क्षेत्र है। और जब आर्द्र हवाएं आएंगी तो हिमालय से टकराकर फिर ये इन क्षेत्रों में बारिश करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां बारिश अधिक होती है, उत्तरी क्षेत्र में बारिश कम देखने को मिलती है। तो उत्तरी क्षेत्र में 40 से 80 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है, मध्य हिमालय क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर एवरेजन औसतन बारिश होती है और दून द्वार व मध्य हिमालय के दक्षिण में 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर और शिवालिक, भाबर और तराई क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर।
तो सर्वाधिक जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि उत्तराखंड में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में, तो वो होती है शिवालिक और भाबर और तराई क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में यहाँ पे अत्यधिक वर्षा उत्तराखंड में होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम, ये देखो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ये तो दक्षिण से उत्तर वाला मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि ये तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उत्तर में क्या है, उत्तरी क्षेत्र है, तो वहां पे बारिश कितनी है 40 से 80 सेंटीमीटर, जबकि दक्षिण में जो शिवालिक और भाबर और तराई क्षेत्र है यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर है। तो यानी दक्षिण से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जा रहे हो वहां पे बारिश की मात्रा घट रही है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, यहाँ पे गर्म क्षेत्र है। तो वैसे भी यहाँ पे तो हिमालय है ना, ये तो हिमालय की यहाँ तो बारिश हो नहीं सकती वैसे भी, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं आएंगी वो हिमालय से टकराकर ऐसे मुड़ जाएंगी और यहाँ बारिश करेंगी। तो दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है किसकी अपेक्षा, आपके उत्तर के क्षेत्र की अपेक्षा। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा मतलब यहाँ पे भी देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे बारिश घटने लग जाएंगी। क्यों घटेंगी, क्योंकि जो आपकी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है वो यहाँ पे हिमालय से टकराकर फिर इधर बारिश करेगा, यहाँ तो बारिश नहीं करेगा ना, तो हिमालय से टकराकर वो इधर बारिश करता है। तो इन क्षेत्रों में तो कुल मिला के पूर्व और दक्षिण में उत्तराखंड में अधिक वर्षा होती है। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है, वो होती है नरेंद्र नगर में, औसतन 318 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा जो होती है उत्तराखंड में वो नरेंद्र नगर में होती है। नरेंद्र नगर ये कौन से जनपद में आता है, तो टिहरी गढ़वाल में, ऋषिकेश के ऊपर नरेंद्र नगर आता है, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल जनपद के नरेंद्र नगर में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है, औसतन 318 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया यहाँ पे वर्षा ऋतु, और उम्मीद करते हैं वर्षा ऋतु भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं शीत ऋतु की ओर। शीत ऋतु का यहाँ पे देखो क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में कहते हैं स्यूंद व शीतकला। क्या कहते हैं, स्यूंद और शीतकला के नाम से शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में जाना जाता है। और शीत ऋतु जो राज्य में प्रारंभ होती है मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक। ये मार्च है, अगर हम बात करें उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई है। तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे अभी मध्य मार्च तक क्या रहता है, ठंडा मौसम रहता है। और धीरे धीरे जैसे मार्च आगे बढ़ता जाएगा तो फिर वह गर्मी बढ़ने लग जाएगी। अप्रैल में लगभग पूरी गर्मी आ जाती है और जून में गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद फिर मध्य जून के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु जो शुरुआत होती है इसकी मध्य अक्टूबर से लेकर कब तक, मिड मार्च तक। फिर शुरू होती है ग्रीष्म, और ग्रीष्म ऋतु ये आपकी मिड मार्च से लेकर, मिड का मतलब मध्य मार्च लेकर मिड जून तक। और फिर आती है वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। और सबसे जो ठंडा महीना रहता है राज्य में वो रहता है जनवरी का, क्योंकि इस समय जो सूर्य रहता है वो कर्क रेखा से दूर रहता है। कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर, सॉरी मकर रेखा पर, ठीक है। सूर्य कहाँ रहेगा, मकर रेखा पर, और जो कि अत्यधिक दूर पड़ जाता है भारत से, और इसलिए भारत में ठंडा रहता है जनवरी के महीने। और राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून, इन क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा भी राज्य में होती है सर्वाधिक। दोस्तों तो ये थी उत्तराखंड की जलवायु और उत्तराखंड का मौसम। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जलवायु और मौसम से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं, ये आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में आप रहते हैं और आपने देखा होगा कि समय समय पर उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं। कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन मतलब भूखा स्खलन, भूखा खिसकना,
तो भूस्खलन हो गया। अतिवृष्टि, जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो इसे कहते हैं अतिवृष्टि। हिमस्खलन, यानी जो हिम होते हैं, हिमखंड होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो अपने स्थान से खिसक जाते हैं, इन्हें कहा जाता है हिमस्खलन। और इस हिमस्खलन के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है कई बार। आपने देखा होगा 2021 में चमोली में, रेणी गांव में, वहां पे कौन सी नदी है, आपको नदी सिस्टम पढ़ा रखा है, पश्चिमी धौली गंगा और वहां पे ऋषि गंगा का संगम होता है रेणी गांव में। तो जो ऋषि गंगा है उस पर क्या हुआ है, जहां से उसका उद्गम होता है ऋषि गंगा का, वहां से एक हिमखंड टूटा था उसमें, जिसके कारण देखो कोई बारिश का मौसम नहीं था उस समय। आपने देखोगा उस समय कोई बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वहां पे बाढ़ आई। क्यों आई, क्योंकि वहां पे हिमखंड टूट गया था, हिमस्खलन हो गया था। और अन्य आपदाएं, बादल फटना जैसे, ये तो होता रहता है कई बार। और फिर अतिवृष्टि के कारण, हिमस्खलन के कारण, बादल फटने के कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। तो ये कुछ प्रमुख आपदाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड की, और इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है और कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी प्रमुख आपदाएं आई हैं उत्तराखंड में, महत्वपूर्ण आपदाएं जहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भूकंप की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो भूकंप है, भूकंप क्यों आता है ये आप सभी जानते हैं, जनरल सवाल है। जो आंतरिक प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, वो खिसक जाती हैं, और जब वो खिसक जाती हैं तो पृथ्वी क्या होने लग जाती है, कांपने लग जाती है। तो पृथ्वी जब हिलने लग जाती है तो उसे कहते हैं भूकंप। सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो अब देखो भूकंप की दृष्टि से, भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से भारत को बांटा गया है 5 जोन में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 जोन में से 2 जोन ऐसे हैं जो अपने उत्तराखंड में आते हैं। यानी भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील है। यानी भूकंप उत्तराखंड में लगातार आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसका क्या कारण है, वैज्ञानिक कारण, ये सारे मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। देखो जोन 1 जिसको कहते हैं वो आता है न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र, यानी ये कम प्रभावित क्षेत्र रहता है भूकंप की दृष्टि से। यहाँ पे 5 से कम तीव्रता का भूकंप आता है। उसके बाद जोन 2 ये न्यून प्रभावित क्षेत्र रहता है 5 से 6 तीव्रता का, यानी इससे अधिक 5 से 6 तीव्रता का यहाँ पे भूकंप आता है। फिर इससे अधिक तीव्रता का भूकंप होता है 6 से 7, और ये जोन 3 के अंतर्गत आता है। इसे कहा जाता है मध्य प्रभावित क्षेत्र। उसके बाद आता है जोन 4 और जोन 5, ये अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं। जोन 4 अधिक प्रभावित क्षेत्र, इसको कहते हैं 7 और 8 तीव्रता का ये भूकंप आता है। और जोन 5 ये सबसे अत्यधिक विनाशकारी होता है दोस्तों, अधिकतम प्रभावित क्षेत्र इसे कहा जाता है। यानी जिस क्षेत्र में ये 9 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है या आने के चांस रहते हैं, उसे डाला गया है जोन 5 में। और आपको बता दें कि जो ये तीव्रता वाले भूकंप है, 7 से लेकर 9 तीव्रता तक के भूकंप, इन्हीं 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड के कई जनपदों को रखा गया है। यानी उत्तराखंड में जो भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से 5 जोन में बांटा गया है भारत को, तो 2 जोन उत्तराखंड में आते हैं। अब देखो जो जोन 4 और जोन 5 है, जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, यूएसएन यानी उधम सिंह नगर। और जोन 5 में स्थित जिले कौन कौन से हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। ये अति संवेदनशील जनपद हैं भूकंप की दृष्टि से। अब भूकंप आते क्यों हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो प्लेटें होती हैं इनकी खिसकने के कारण। और इसका जो पिछला लेक्चर था, जब मैंने आपको उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया था, भौगोलिक संरचना के बारे में बताया था, भौगोलिक विस्तार, वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल्स में दोस्तों हिमालय की संरचना के बारे में बता रखा है। हिमालय किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है, उच्च हिमालय, फिर आएगा मध्य हिमालय, फिर आएगा शिवालिक क्षेत्र। इनके बीच क्या है, फॉल्ट लाइन है। यानी इन सभी हिमालयों का निर्माण अलग अलग काल के दौरान हुआ है। यानी ये जो प्लेट है, इसका निर्माण पहले हुआ, इसका निर्माण बाद में, और सबसे नया हिमालय शिवालिक, बिल्कुल नवीनतम है, नया। तो यहाँ की जो प्लेटें हैं इसकी अपेक्षा ये क्या है, नहीं है। तो अब देखो जो प्लेटें यहाँ पे होंगी और जो प्लेटें यहाँ पे होंगी, अब ये आपस में टकराएंगी, यानी ये सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगी। अगर आप एक 10 दिन पहले की मिट्टी को क्या कीजिए, सुखा के उसको
अच्छे सुखाइए तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएगी। लेकिन अगर आज की मिट्टी आप गीली करोगे और उसको उसके साथ लगाओगे तो टूट जाएगी। तो कुल मिला के यही होता है यहाँ पे प्लेटें आपस में। और एक दूसरा कारण भी है, मतलब पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड स्थित है वो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। नंबर 1 कारण हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र है ये। और जब हिमालय क्षेत्र तो ये बिल्कुल नवीनतम क्षेत्र है। और जो भी नवीनतम क्षेत्र होता है, क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी कुछ ही करोड़ों साल पहले हुआ है और इसको भूगोल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इसको बिल्कुल नवीन क्षेत्र माना जाता है। और कोई भी जो नवीन क्षेत्र होता है उसके टूटने के चांस क्या होते हैं, अधिक होते हैं, वहां पे हलचल आने के चांस अधिक होते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में होने के कारण उत्तराखंड को रखा गया है जोन 4 और जोन 5 में। यहाँ पे भूकंप लगातार आते रहते हैं। नंबर दूसरा कारण क्या है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये दक्षिणी प्लेटें हैं, ये उत्तर है आपका और ये है दक्षिण, तो दक्षिणी प्लेटें लगातार उत्तर की ओर खिसक रही हैं। और जब उत्तर की ओर खिसकती है तो यहाँ पे प्लेटों में टकराव होता है। टकराव होगा तो फिर ये प्लेटें क्या होती हैं, अपने स्थान से खिसक जाती हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भूकंप आने का। और यहाँ पे फॉल्ट लाइन होने के कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कौन कौन सी फॉल्ट लाइन होती है। तो ये भी एक क्या है, मुख्य कारण है भूकंप आने का। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि भूकंप आता क्यों है उत्तराखंड में। यहां तक कि जो टिहरी डैम है उसको भी माना गया है कि वो भी क्या है, एक फॉल्ट लाइन के ऊपर है, उसके मध्य से क्या है, फॉल्ट लाइन गुजरती है। और इसीलिए टिहरी डैम का जब निर्माण हो रहा था तो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने क्या किया था, इस डैम का विरोध किया था। यहां पे आपको इस प्रकार से ये समझना होगा। अब जब उत्तराखंड को रखा गया है जोन 4 और जोन 5 में, यानी यहाँ पे भूकंप आने के चांस हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 भूकंप मापी क्या रखे गए हैं, स्टेशन भी हैं। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं और ये आपको नोट करने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 भूकंप मापी स्टेशन उत्तराखंड में कहां कहां है। नंबर 1 हो जाएगा आपका देहरादून, नंबर 2 आपका आ जाएगा टिहरी, और नंबर 3 आ जाएगा आपका गरुड़ गंगा। ये गरुड़ गंगा का है आपकी, ये है आपकी चमोली। तो 3 भूकंप मापी स्टेशन है उत्तराखंड में, देहरादून, टिहरी और चमोली के गरुड़ गंगा में। तो ये विशेष तौर पर आपको क्या करना है, नोट करने हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख भूकंप जो उत्तराखंड में आए हैं। वैसे जो परीक्षावाणी बुक है उसमें ये सारे दिए गए हैं, तो ज्यादा लिखना मैंने इसलिए उचित यहाँ पे समझा नहीं, क्योंकि लिख तो आप वहां से भी सकते हैं, क्योंकि फालतू का वेस्ट वो टाइम था, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 22 मई 1803 को उत्तरकाशी में आया था 6.0 स्केल का, रिक्टर स्केल का। सबसे जो विनाशकारी भूकंप या सबसे तीव्रता का भूकंप ये बद्रीनाथ में आया था 1 सितंबर 1803 को 9.0 रिक्टर स्केल का। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाल में विशेषकर ये अत्यधिक विनाशकारी साबित हुआ था। और उस समय यहाँ पे गढ़वाल वंश के राजा प्रद्युम्न शाह का शासन था। और इस विनाशकारी भूकंप के कारण यहाँ पे इतनी ज्यादा अत्यधिक क्षति हुई थी कि उसके बाद जब यहाँ पे गोरखा आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे गढ़वाल का राजा कमजोर हो जाता है। इतने सारे यहाँ पे लोग मर जाते हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे जान माल का नुकसान होता है। और उसके बाद गोरखा इसका फायदा उठाकर यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ पर आधिपत्य अपना जमा लेते हैं। ये मैंने आपको इतिहास में बता रखा है। तो जो भी प्रमुख भूकंप आए हैं उत्तराखंड में वो आप परीक्षावाणी बुक से वहां पे नोट कर सकते हैं। आगे जो दूसरी आपदा है उत्तराखंड की वो है आपकी भूस्खलन। भूस्खलन क्यों आता है आप सभी जानते हैं, या तो अत्यधिक वर्षा हो गई, विशेषकर ये उसी टाइम आता है जब वर्षा ऋतु आती है उत्तराखंड में। तो देखो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पर्वत या जो पहाड़ होते हैं, यहाँ पे जब अत्यधिक वर्षा होगी तो जो ये देखो ये माना कोई पहाड़ है इस प्रकार से, ठीक है। अब बारिश होगी तो ये जो नीचे का क्षेत्र है ये मतलब ये कटने लग जाएगा, और कटने लग जाएगा तो ये अंदर अंदर खोखला होने लग जाएगा, जिसके कारण से ये विशाल ये जो क्षेत्र एकदम से नीचे खिसक कर आ जाता है। अब इसके कारण है एक तो सड़क निर्माण, जो सड़क निर्माण किया गया है पहाड़ों में, ये भी इसका एक विशेष कारण है। सड़क निर्माण में क्या किया गया है कि जो ये पहाड़ है इनको यहां से क्या किया गया है, काटा गया है, और ऐसे अंदर से तो पहाड़ अंदर से क्या हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं। दूसरे कारण क्या है, यहाँ पे लगातार पेड़ों की कमी हो रही है। पेड़ों की जड़ क्या करती है, जमीन को बांधे रखती है। तो लगातार अगर पेड़ों की कमी होगी तो पहाड़ तो नीचे आएंगे ही। तो ये कुछ प्रमुख कारण है।
अब देखो कौन कौन से प्रमुख भूस्खलन आए हैं उत्तराखंड में। मालवा भूस्खलन, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुके हैं और आगे भी बनते जाएंगे। मालवा भूस्खलन ये कहाँ आया था? पिथौरागढ़ के मालवा गांव में। पिथौरागढ़ मालवा भूस्खलन कब आया था? 18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ के मालवा गांव में ये भूकंप आया था। इसमें जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्री थे, इससे प्रभावित कौन हुए थे? कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्री। इसमें काफी कैलाश मानसरोवर के जो तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, वो इस भूस्खलन के कारण वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और एक प्रमुख नृत्यांगना थी भारतीय, प्रोतिमा बेदी, ठीक है, प्रोतिमा। इनकी भी इस मालवा भूस्खलन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। प्रोतिमा बेदी का भी यहाँ पे निधन हो गया था। और बचाव कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस मालवा भूस्खलन में जो बचाव कार्यक्रम चलाया गया था तो उसका नाम था ब्लू एंजल। जी भी आपको नोट करना है, भारतीय सेना द्वारा ब्लू एंजल बचाव कार्यक्रम चलाया गया था। वैसे इसके बाद वैसे कई अन्य भूस्खलन आए हैं, लेकिन जो विशेष तौर पर एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है मालवा भूस्खलन। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि मालवा भूस्खलन उत्तराखंड में कब हुआ था? मालवा में भूस्खलन तो 1998 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जानते हैं जो राज्य की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। राज्य की सबसे बड़ी आपदा 2013 में, जो कि कहाँ आई थी? केदारनाथ में आई थी। वैसे उस समय अगर बात करें तो विशेष तौर पर जो इसका मतलब इस आपदा का जो केंद्र था वो केदारनाथ था, क्योंकि केदारनाथ में अत्यधिक हानि हुई थी, अत्यधिक क्षति पहुंची थी। और वहां पे जो केदारनाथ में भगवान केदारनाथ के भगवान शिव के दर्शन करने जो तीर्थ यात्री गए थे वो वहां पे मारे जाते हैं इस आपदा के कारण। लेकिन साथ साथ आपको बता दें, उस समय आपने अन्य क्षेत्रों में देखा होगा, लगातार उत्तरकाशी में गंगा का उफान भी बढ़ गया था। कई पुल यहाँ पे टूट जाते हैं, कई जो वहां पे लोग हैं वो दब जाते हैं, कई जगह भूस्खलन होते हैं। तो राज्य की अब तक की सबसे बड़ी आपदा जो कि कब आई थी? 16-17 जून 2013 को। 16 की शाम से यहाँ पे लगातार बारिश होना शुरू हो जाती है और इतनी अधिक बारिश होती है कि रात को यहाँ पे क्या होता है, जो केदारनाथ धाम है वहां पे अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है? अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण। केदारनाथ धाम के ऊपर क्या है? आपका जो चोराबाड़ी ताल है, चोराबाड़ी ताल के ऊपर क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर में क्या होता है? वहां पे अत्यधिक बादल, मतलब अधिक बारिश हुई थी, बादल फटने के कारण जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है उसका हिमखंड या ग्लेशियर एकदम टूट गया था और वो किस में गिर गया था? चोराबाड़ी ताल में, जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है। और चोराबाड़ी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? मंदाकिनी नदी का, जो किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। जब मंदाकिनी नदी में जब ये ग्लेशियर टूट गया चोराबाड़ी ताल में, तो चोराबाड़ी ताल वहां पे स्वयं भी टूट गया और एकदम से क्या आ जाता है? यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक पानी जब एकदम से आ जाएगा मंदाकिनी नदी में, तो मंदाकिनी नदी के ही तट पे क्या है? आपका केदारनाथ धाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अत्यधिक जान और माल का नुकसान हो जाता है। और जो भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे तीर्थ यात्री, वो इस आपदा के कारण क्या हो जाते हैं? इस आपदा से ग्रसित हो जाते हैं और भारी तबाही यहाँ पे उस समय हो जाती है पूरे उत्तराखंड में। बचाव कार्य की अगर बात करें, वैसे देखो यहाँ पे क्या है? ये आपके क्या है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ताल। यहाँ पे क्या है? ग्लेशियर है। जब ये टूट गया तो चोराबाड़ी ताल भी यहाँ पे टूट जाता है और ये मंदाकिनी नदी में बाढ़ आती है। यहाँ पे क्या है? केदारनाथ मंदिर है। उसके बाद जब ये मंदाकिनी नदी लगातार आगे बढ़ती है तो ये अलकनंदा नदी है यहाँ पे। अब अलकनंदा नदी पहले से यहाँ पे पूरे देखो उत्तराखंड में, तो संपूर्ण उत्तराखंड में उस समय अत्यधिक अतिवृष्टि होती है, तो पहले ही अलकनंदा नदी उफान पर थी। और जब ये मंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है तो और आगे चलकर ये और अधिक विकराल रूप धारण कर देती है। श्रीनगर में आपने देखोगा अत्यधिक क्या हो गया था? तबाही मचाने लगी थी अलकनंदा नदी। और सीधे मतलब कहाँ तक? फिर यहाँ पे देखो ऊपर से देवप्रयाग में गंगा नदी मिलेगी, भागीरथी, सॉरी, और भागीरथी भी उस समय अत्यधिक यहाँ पे इसके पास क्या आ रहा था? मतलब एकदम से पानी बढ़ गया था इसमें भी।
और लगातार पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि जैसे जैसे आगे पानी जाएगा वैसे वैसे पानी का प्रवाह और तेज हो जाएगा और हरिद्वार तक ये मतलब इस बाढ़ के कारण पूरा उत्तराखंड प्रभावी हुआ था। बचाव कार्य की बात करें तो सेना द्वारा इस बचाव कार्य हेतु ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय सेना द्वारा 16-17 जून 2013 को जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके लिए कौन सा बचाव कार्य चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्य होप। और इस बचाव कार्य के कारण दोस्तों 25 जून को सेना का MI7 नामक जो हेलीकॉप्टर था वो गौरीकुंड में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें लगभग 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो हमारे सेना को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। लगातार ऐसी आपदाओं के जब आपदा आती है तो वो बिल्कुल अपने प्राण दांव पर लगाकर वो लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से राज्य की सबसे बड़ी आपदा इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद पिछले साल 2021 में चमोली में हिमस्खलन हुआ था। देखो बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, बारिश बिल्कुल वहां पे नहीं हो रही थी, फिर भी वहां पे बाढ़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों हिमस्खलन यानी हिमखंड टूट गया था, जो त्रिशूल पर्वत है ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, यह यहाँ पे क्या है, ये ऋषिगंगा है, ये है ऋषिगंगा, और इधर से आ रही है धौली गंगा। ये धौली गंगा आ रही है और ये इधर से ऋषिगंगा आ रही है। और ये कौन से गांव में मिल रही है, इनका संगम कहाँ पे होता है? तो ये आपका क्या है, ये आपका रैणी गांव है। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, संगम होता है। अब देखो ऋषिगंगा इसी में इस समय वो बाढ़ आई थी। कैसे आई थी? यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे ऋषिगंगा में, ठीक है, और ऊपर जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा त्रिशूल पर्वत। ये है यहाँ पे त्रिशूल पर्वत। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर त्रिशूल पर्वत में जो ये देखो, ये क्या है, ग्लेशियर है, ये यहाँ पे क्या है, बर्फ पड़ी हुई है। तो बर्फ का खंड यानी हिमखंड एकदम से यहाँ पे टूट के गिरता है, और जब वो टूट कर गिरता है तो उस समय बारिश भी नहीं होती, मतलब गर्मी का ही मौसम था, तो वो पिघल कर यहाँ पे इस ऋषिगंगा नदी में अचानक से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। या ऐसा ही माना जाता है कि जो हिमखंड है उसके नीचे का जो ये पर्वत है ना, ये त्रिशूल पर्वत, तो वो टूट गया था, जिस कारण हिमखंड टूट जाता है और इसमें गिर जाता है। और जब इसमें गिरेगा तो फिर इसमें अत्यधिक आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और इस बाढ़ का ये प्रभाव हो जाता है कि जो ये रैणी गांव यहाँ पे, इसमें अत्यधिक तबाही हो जाती है। कुछ यहाँ पे मजदूर जो कि यहाँ पे कार्य कर रहे थे वो इसमें मर जाते हैं, उनकी यहाँ पे उनका निधन हो जाता है इस बाढ़ के कारण। तो कुल मिला के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी पर ये 2021 में चमोली में जो घटना घटी थी, कब घटी थी? 7 फरवरी 2021 को। तो ये किस नदी पर ये बाढ़ आई थी हिमस्खलन के कारण? वो आई थी रैणी नदी पर, ऋषिगंगा पर। और ये ऋषिगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी धौलीगंगा। देखो 2 धौलीगंगा है उत्तराखंड में, पूर्वी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा। नदी सिस्टम में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से समझाया है, और आगे भी जो परीक्षावाणी सीरीज है, जब वहां पे नदी तंत्र आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये है आपकी पश्चिमी धौलीगंगा, यहाँ पे इनका संगम होता है रैणी गांव में। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे देखो कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 7 फरवरी 2021 को ये बाढ़ आई थी। नदी कौन सी है? ऋषिगंगा। और कारण क्या था? हिमस्खलन। तो चमोली हिमस्खलन 2021, ये उस एक दृश्य है वहां का। इस प्रकार से अचानक से जब वो पानी आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे कुछ प्रमुख जो आपदाएं थी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड का मौसम, ये टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको हर टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको जरदारी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिए गूगल पे jardhariclasses.in, वहां पे आपको जरदारी क्लासेस की सारी ई बुक प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट परीक्षा, तब तक के लिए धन्यवाद।